रास्ते में चलते हुए जब भी हमारे पैर से कोई पत्थर टकराता है ना, तो हम शायद ही कभी रुक कर उसके बारे में सोचते हैं। वो बस एक बेजान सा धूल से सना हुआ टुकड़ा लगता है। बिल्कुल, एकदम आम सी बात लगती है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो नोट्स और स्रोत सामग्री है ना, वो इस नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली है। एकदम सही कह रहे हैं आप। आज के इस डीप डाइव का विषय है चट्टानें, यानी रॉक्स। और हमारा मिशन ये समझना है कि ये चट्टानें असल में कोई निर्जीव पत्थर नहीं है। इनके अंदर पृथ्वी का पूरा इतिहास दर्ज है। ये जन्म लेती हैं, अपना रूप बदलती हैं और लाखों करोड़ों सालों के सफर में पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्य अपने अंदर सहेज कर रखती हैं। और मजे की बात यह है कि जमीन के अंदर खौलते हुए मैग्मा से लेकर दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल तक की कहानी इन्हीं चट्टानों से जुड़ी है। अरे वाह, मतलब ताजमहल भी। और सबसे दिलचस्प बात जो इन नोट से निकल कर आती है वो ये है कि दुनिया की हर एक चट्टान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि ये कहानी शुरू कहां से होती है, मतलब एक चट्टान आखिर बनती कैसे है। मैं बताती हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी की गहराई में, जहाँ तापमान इतना ज्यादा है कि सब कुछ पिघली हुई अवस्था में है। जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जी, मैग्मा। जब यही धधकता हुआ मैग्मा ज्वालामुखी के जरिए बाहर आता है और बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में आकर जमता है ना, तो वो एक ठोस चट्टान बन जाता है। तो मतलब लावा ही चट्टान बन रहा है। हाँ, ये सुनने में एक बहुत ही सामान्य सी प्राकृतिक घटना लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। चट्टानों के इस पूरे अध्ययन को पेट्रोलॉजी या शिला विज्ञान कहा जाता है। पेट्रोलॉजी, अच्छा। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो है इन चट्टानों की उम्र का पता लगाना। हाँ, ये तो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई चट्टान बनी होगी तब कोई इंसान तो वहां था नहीं जो कैलेंडर पर तारीख लिख सके। बिल्कुल नहीं। तो फिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि कौन सी चट्टान कितने लाख या कितने करोड़ साल पुरानी है? इसके लिए विज्ञान एक बेहद शानदार तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। मैंने सुना है इसके बारे में। इसमें कार्बन के आइसोटोप्स की मदद ली जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई चट्टान बनती है ना, तो उसके अंदर मौजूद कुछ तत्व एक प्राकृतिक घड़ी की तरह टिक टिक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक घड़ी की तरह? हाँ, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक तय समय के अनुसार धीरे धीरे खत्म होते हैं, जिसे उनका डिके होना कहते हैं। वैज्ञानिक इसी डिके रेट को मापकर ये बता सकते हैं कि प्राकृतिक घड़ी कब चालू हुई थी। क्या बात है। और इसी पेट्रोलॉजी और कार्बन डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की सारी चट्टानों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। इग्नियस यानी आग्नेय, सेडिमेंट्री यानी अवसादी और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित। तो कहानी के पहले चैप्टर यानी इग्नियस या आग्नेय चट्टानों से शुरुआत करते हैं। इन नोट्स में इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही सटीक बात लिखी है। क्या लिखा है? इग्नियस शब्द असल में लैटिन भाषा के इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है आग यानी फायर। बिल्कुल। और इसे प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसका कारण भी बिल्कुल साफ है। जब खौलता हुआ लावा ठंडा होता है तो सबसे पहले जो वजूद में आता है वो यही चट्टान है। इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लावा निकलेगा, जमेगा तो इग्नियस चट्टान ही बनेगी। एकदम सही। और क्योंकि ये सबसे पहली चट्टान है ना, इसीलिए बाकी सारी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर निर्भर करती हैं। अकर ही जमता है। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था। लेकिन असल में इग्नियस चट्टानें 2 तरह की होती हैं। एक है एक्सट्रूसिव या बहिर्भेदी और दूसरी इंट्रूसिव यानी अंतर्भेदी। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव? जी, एक्सट्रूसिव तो वही है जो हम अक्सर टीवी पर या डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। ज्वालामुखी फटा, लावा बाहर आया, हवा के संपर्क में तेजी से ठंडा हुआ और बेसाल्ट या प्यूमाइस जैसी चट्टानें बन गईं। ये तो समझ में आता है, लावा बाहर आया और जम गया। लेकिन ये इंट्रूसिव वाला मामला क्या है? अगर लावा बाहर नहीं आ रहा है तो फिर वो चट्टान कैसे बन रहा है? यही तो प्रकृति की सबसे दिलचस्प इंजीनियरिंग है। देखिए, पृथ्वी के अंदर कोई साफ सुथरी पाइपलाइन तो बिछी नहीं है कि मैग्मा सीधे बाहर आ जाए। हाँ, ये भी है। जमीन के नीचे ठोस चट्टानों की परतें हैं, जिनमें बहुत सी दरारें और खाली जगहें होती हैं। कई बार मैग्मा पूरे दबाव के साथ ऊपर की तरफ तो बढ़ता है, लेकिन उसे सतह फाड़कर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। ओहो, तो वो अंदर ही फंस जाता है? बिल्कुल, वो अंदर ही उन दरारों में फंस जाता है और क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाया, इसलिए वो जमीन के नीचे ही जमना शुरू कर देता है। इसे ही इंट्रूसिव या अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। मतलब जो मैग्मा बाहर की दुनिया नहीं देख पाया, वो अंदर ही अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है। सही कहा। और इसका असर चट्टान की बनावट पर बहुत गहरा पड़ता है। जो लावा बाहर आ जाता है वो तेजी से ठंडा होता है, लेकिन जो मैग्मा जमीन के अंदर है उसे बाहर की ठंडक नहीं मिलती। वहां तापमान पहले से ही ज्यादा है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में ठंडा होता है। अच्छा, तो समय ज्यादा लगता है। जी, और इस धीमी प्रक्रिया का नतीजा ये होता है कि उस चट्टान के अंदर जो क्रिस्टल या कण बनते हैं ना, वे बहुत बड़े और मोटे होते हैं। आपने घरों ने या इमारतों में ग्रेनाइट के पत्थर देखे होंगे। हाँ, ग्रेनाइट तो बहुत आम है। ग्रेनाइट इसी इंट्रूसिव इग्नियस चट्टान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा गैब्रो भी इसी तरह बनता है। तो जो ग्रेनाइट हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वो असल में वो मैग्मा है जो कभी ज्वालामुखी से बाहर नहीं आ पाया। ये तो बहुत ही कमाल का फैक्ट है। बिल्कुल। और हमारे नोट्स बताते हैं कि ये अंदर जमने वाला मैग्मा सिर्फ एक सपाट रूप में नहीं जमता, अंदर की दरारों के आकार के हिसाब से कई तरह की दिलचस्प आकृतियां या लैंडफॉर्म्स बनाता है। जी, इसके कई अलग अलग रूप होते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की गहराई में एक बहुत ही विशाल गुंबद या बेस के रूप में जमता है ना, तो भूविज्ञान में उसे बैथोलिथ कहा जाता है। बैथोलिथ? हाँ, ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि कई बार पूरे के पूरे पहाड़ों की नींव इसी बैथोलिथ से बनी होती है। बाप रे। और नोट्स में इसके अलावा भी कई आकृतियों का जिक्र है। जैसे अगर मैग्मा किसी चट्टान की दरार में एक सीधी खड़ी दीवार की तरह लंबवत जम जाए तो उसे डाइक कहते हैं। सही कहा। और अगर वही मैग्मा लेटी हुई अवस्था में या क्षैतिज रूप में जमे तो उसे सिल कहते हैं। ये नाम थोड़े तकनीकी जरूर हैं, लेकिन अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ये जमीन के नीचे छिपी हुई विशाल मूर्तियों जैसे लगते हैं। एकदम सही।
और भी कुछ आकृतियां हैं, जैसे लहरदार आकार वाले फैकोलिथ, जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन लहरों की तरह होते हैं ना? जी बिल्कुल, लहरों जैसे, और गुंबद के आकार वाले लैकोलिथ, और तश्तरी या प्लेट के आकार वाले लोपोलिथ। ये तो पूरी एक अंडरग्राउंड गैलरी हो गई। लेकिन एक बात सोचने वाली है। क्या? जब ये सारी आकृतियां जमीन के इतने अंदर बन रही हैं और मैग्मा कभी बाहर आया ही नहीं, तो फिर आज के इंसानों को या भूवैज्ञानिकों को इनके बारे में पता कैसे चला? ये सवाल सीधे तौर पर पृथ्वी के एक और महाचक्र से जुड़ा है, जिसे हम अपरदन या इरोजन कहते हैं। इरोजन, अच्छा। ये जो बैथोलिथ या डाइक्स है ना, ये रातों रात सतह पर नहीं आते। प्रकृति लगातार एक मूर्तिकार की तरह काम कर रही है। लाखों करोड़ों सालों तक हवा, नदियां और बर्फ के ग्लेशियर पृथ्वी की ऊपरी सतह को घिसते रहते हैं, काटते रहते हैं। ओहो, मतलब ऊपर की परत हट रही है। जी, एक समय ऐसा आता है जब ऊपर की मिट्टी और पुरानी चट्टानें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं, और तब जो डाइक या बैथोलिथ कभी गहरे अंधेरे में जमे थे, वे सतह पर उभर आते हैं। आज जो कई विशाल और तीखे पहाड़ हम देखते हैं, वो असल में वही पुराना जमा हुआ मैग्मा है, जिसकी ऊपरी परतें वक्त के साथ मिट चुकी हैं। क्या बात है, मतलब वक्त ने उनके ऊपर का कवर हटा दिया। तो ये तो हो गई प्राइमरी या इग्नियस रॉक की बात। अब अगर ज्वालामुखी से सिर्फ इग्नियस चट्टान ही निकलती है और ये सबसे पहली चट्टान है, तो फिर बाकी की दो प्रकार की चट्टानें कहां से आ गई? ये सवाल हमें हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर ले जाता है, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें। इस सवाल का जवाब उसी अपरदन या इरोजन की प्रक्रिया में छिपा है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा, कैसे? इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जो भी चीज बनती है उसका टूटना भी तय है, चाहे वो कितनी भी कठोर इग्नियस चट्टान क्यों न हो। जब मौसम में बदलाव होता है, तेज बारिश होती है या ग्लेशियर खिसकते हैं, तो उनके प्रभाव से ये इग्नियस चट्टानें टूटने लगती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे वेदरिंग या अपक्षय कहते हैं। और जब ये चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों, रेत और बारीक कणों में बदल जाती हैं, तो हवाएं और नदियां इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाती हैं। इन्हीं टुकड़ों और कणों को अवसाद या सेडिमेंट्स कहा जाता है। बिल्कुल। जब ये नदियां अपना लंबा सफर तय करके किसी समुद्र या झील में गिरती हैं, तो उनकी रफ्तार कम हो जाती है और वो अपने साथ लाए गए इन सेडिमेंट्स को नीचे गिराना शुरू कर देती हैं। धीरे धीरे एक के ऊपर एक परत जमा होने लगती है। और प्रकृति का असली जादू इन्हीं परतों के बीच होता है। वो कैसे? ये धूल, मिट्टी और रेत के कण बस ऐसी ढेरी बनकर नहीं पड़े रहते। जब लाखों सालों तक इन परतों के ऊपर नई परतें जमा होती रहती है ना, तो ऊपर का वजन और पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि नीचे वाले कण आपस में चिपकने लगते हैं। ओह, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हाँ, दबाव के कारण इनके बीच का पानी निकल जाता है और ये एक ठोस चट्टान का रूप ले लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें बिखरे हुए कण आपस में जुड़ के चट्टान बनते हैं, लिथिफिकेशन कहा जाता है। लिथिफिकेशन, तो इस तरह से एक सेडिमेंट्री चट्टान का जन्म होता है। और इन नोट्स में एक ऐसी बात लिखी है जो किसी आहा मोमेंट से कम नहीं है। हाँ, जीवाश्म वाली बात। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा तथ्य है जो पृथ्वी के इतिहास के पूरे नजरिए को बदल देता है। जीवाश्मों का रहस्य यानी फॉसिल्स, डायनासोर की हड्डियां हों, प्राचीन मछलियों के ढांचे हों या करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों के अंश, ये सारे के सारे जीवाश्म सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री चट्टानों में ही पाए जाते हैं। इग्नियस चट्टान में एक भी जीवाश्म नहीं मिलता। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये बहुत ही तार्किक है। इग्नियस चट्टानें किससे बनती हैं? खौलते हुए लावे से। बहुत गर्म होता है वो। उस भयंकर तापमान में अगर कोई जानवर या पौधा गिर भी जाए तो वो पल भर में जलकर राख हो जाएगा, उसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा, हड्डियां तक पिघल जाएंगी। तो वहां जीवाश्म बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सही बात है, लेकिन सेडिमेंट्री चट्टानें तो शांति से ठंडे माहौल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बन रही हैं। बिल्कुल, और जब नदियां ये अवसाद जमा कर रही होती हैं परत दर परत, तो कई बार कोई पानी का जीव, कोई मछली या कोई पत्ता उन परतों के बीच दब जाता है। क्योंकि ऊपर से लगातार नई मिट्टी आ रही है, तो वो जीव सुरक्षित रूप से दफन हो जाता है। समय के साथ उसके शरीर के कार्बनिक हिस्से खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी छाप या उसकी हड्डियों की जगह मिनरल्स ले लेते हैं और वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जी, और वो उस चट्टान का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि सेडिमेंट्री चट्टानें भूवैज्ञानिकों के लिए किसी इतिहास की किताब की तरह होती हैं। ये तो वाकई पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने की सबसे बेहतरीन किताब है। और नोट्स बताते हैं कि ये सेडिमेंट्री चट्टानें भी मुख्य रूप से 3 तरीकों से बनती हैं। हाँ, पहली है मैकेनिकल या भौतिक रूप से बनने वाली चट्टानें, जिनमें मुख्य रूप से रेत और मिट्टी के कण आपस में जुड़ते हैं। जी, इसका सबसे आम उदाहरण है सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर और शेल। बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी है ऑर्गेनिक या जैविक रूप से बनने वाली चट्टानें। इनमें मरे हुए जीवों के अंश या पेड़ पौधों के अवशेष मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे चौक और हाँ, कोयला। कोयला भी असल में एक सेडिमेंट्री चट्टान ही है जो करोड़ों सालों तक जंगलों के दबने से बना है। एकदम सही। और इसकी तीसरी कैटेगरी है केमिकल या रासायनिक रूप से बनने वाली चट्टानें। जब पानी में घुले हुए खनिज वाष्पीकरण के बाद पीछे छूट जाते हैं और जम जाते हैं, तो ये चट्टानें बनती हैं। हैलाइट और चर्ट इसके उदाहरण हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के बारे में है। क्या? लाइमस्टोन एक ऐसा बहुरूपिया है जो इन तीनों रूपों में, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक और केमिकल, पाया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस माहौल में बना है। चूना पत्थर वाकई काफी दिलचस्प है और आगे चलकर ये क्या रूप लेता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी तीसरे और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंचती है, मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानें। नाम से ही पता चलता है जिसकी काया या रूप बदल गया हो। इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। इसे समझने के लिए हमें पीवीटी यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंजेस को समझना होगा। दबाव और तापमान का खेल। जी, जब पहले से मौजूद कोई इग्नियस या सेडिमेंट्री चट्टान पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में दब जाती है या किसी वजह से उस पर अत्यधिक दबाव और तापमान पड़ता है, तो वो पिघलती नहीं है। पिघलती नहीं है? नहीं, पिघलेगी तो वो फिर से मैग्मा बन जाएगी ना। वो पिघलने से ठीक पहले की स्थिति में रहती है। इस भयंकर दबाव और गर्मी के कारण उसकी रासायनिक संरचना, उसके कणों का आकार और उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। इसे अगर किसी रोजमर्रा की चीज से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल किचन के प्रेशर कुकर जैसा है। हाँ बिल्कुल। आप कुकर में कच्चे चावल या आलू डालते हैं। हाँ। अंदर भयंकर दबाव और तापमान होता है। जब कुकर खुलता है तो जो चीज बाहर आती है वो कच्चे आलू से बिल्कुल अलग होती है। उसका रूप, रंग, स्वाद सब बदल चुका होता है।
बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। पृथ्वी के अंदर भी चट्टानों के साथ यही प्रेशर कुकर वाली स्थिति होती है। और ये जो मेटामॉर्फिज्म या कायांतरण है, ये भी मुख्य रूप से दो तरह का होता है। हाँ, पहला है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जिसका सीधा संबंध तापमान या गर्मी से है। इसके भी दो हिस्से हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। मान लीजिए सतह के नीचे कोई पुरानी चट्टान है और उसके ठीक बगल से बहुत गर्म मैग्मा गुजर रहा है। वो मैग्मा चट्टान को पिघलाता तो नहीं है, लेकिन उसकी भयंकर गर्मी के संपर्क में आने से उस चट्टान का रूप बदल जाता है। इसे थर्मल कॉन्टैक्ट कहते हैं। और दूसरा है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जो मुझे सबसे ज्यादा नाटकीय लगता है। ये तब होता है जब पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो महाद्वीप आपस में टकरा रहे हैं। इस टक्कर से इतना भयंकर दबाव पैदा होता है कि उस पूरे इलाके की चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं। इसके अलावा एक डायनामिक मेटामॉर्फिज्म भी होता है, जिसमें तापमान की उतनी भूमिका नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारी भौतिक दबाव के कारण चट्टान टूटती है और नया रूप ले लेती है। इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता। इतने भयंकर दबाव और यातना से गुजरती है ना, इसलिए इनके ऊपर कुछ खास निशान रह जाते हैं। ये निशान सिर्फ और सिर्फ मेटामॉर्फिक चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, कैसे निशान? अगर किसी चट्टान में फोलिएशन दिख रहा है, यानी उसकी परतें अलग अलग छिलकों की तरह नजर आ रही हैं, या उसमें लीनिएशन है, यानी चट्टान पर साफ सीधी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, या फिर बैंडिंग है, जिसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां एकांतर क्रम में मौजूद हैं, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये मेटामॉर्फिक चट्टान है। तो ये रेखाएं और पट्टियां एक तरह से सबूत हैं। जी, ये पट्टियां और रेखाएं उस भयंकर दबाव की गवाही देती हैं जिससे वो चट्टान गुजरी है। तो अब देखते हैं कि इस प्राकृतिक प्रेशर कुकर से कौन सी चट्टान क्या बनकर निकलती है। ये किसी जादू से कम नहीं है। इग्नियस चट्टान ग्रेनाइट, जो कि पहले से ही काफी सख्त होती है, भारी दबाव सहने के बाद ग्नाइस नाम की मेटामॉर्फिक चट्टान में बदल जाती है। सेडिमेंट्री रॉक शेल रूप बदलकर स्लेट बन जाती है। हाँ, वही स्लेट जिस पर शायद बचपन में स्कूल में लिखा जाता था। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर जब रूप बदलता है तो वो क्वार्ट्जाइट बन जाता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। अक्सर लोग क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, दोनों एक जैसे लगते हैं सुनने में। हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्वार्ट्ज एक मिनरल या खनिज है, जबकि क्वार्ट्जाइट वो पूरी मेटामॉर्फिक चट्टान है जो सैंडस्टोन के बदलने से बनी है। ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। और अब आते हैं सबसे मशहूर बदलाव पर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ये एक आम सी दिखने वाली सेडिमेंट्री चट्टान है, लेकिन जब पृथ्वी इसे भारी दबाव और गर्मी की भट्टी में तपाती है तो ये बदल जाती है शानदार मार्बल यानी संगमरमर में। और अगर हमें मार्बल और सैंडस्टोन की इस भूवैज्ञानिक कहानी को असल दुनिया में देखना हो तो भारत में आगरा के ताजमहल से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। आमतौर पर हम ताजमहल को सिर्फ प्यार की निशानी या वास्तुकला के नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर इसे भूविज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो ये और भी ज्यादा अद्भुत लगता है। बिल्कुल। शाहजहां ने ताजमहल के मुख्य गुंबद और ऊपरी ढांचे के लिए जिस मकराना के सफेद मार्बल का इस्तेमाल किया, वो असल में एक मेटामॉर्फिक चट्टान है। यानी वो कभी एक साधारण चूना पत्थर था जिसे पृथ्वी ने लाखों सालों तक दबाकर उस चमकदार सफेद रूप में निखारा। और वहीं दूसरी तरफ ताजमहल के निचले हिस्से, उसके बेस और आसपास की इमारतों में लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक सेडिमेंट्री चट्टान है, यानी नदियों द्वारा लाई गई रेत से बनी चट्टान। क्या बात है। एक ही इमारत में प्रकृति के दो बिल्कुल अलग अलग भूवैज्ञानिक रूप एक साथ खड़े हैं। एक तरफ नदियों का ठहराव है तो दूसरी तरफ पृथ्वी के अंदर का भयंकर दबाव। ये वास्तुकला और भूविज्ञान का बहुत ही खूबसूरत संगम है। और ताजमहल की इसी कहानी से हम अपनी चर्चा के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, मैग्मा से इग्नियस का बनना, उसके टूटने से सेडिमेंट्री का बनना और दबाव से मेटामॉर्फिक का बनना, क्या ये सब एक सीधी रेखा में होता है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी पर कुछ भी सीधी रेखा में नहीं चलता। सब कुछ एक चक्र है, जिसे रॉक साइकिल या चट्टानों का चक्र कहते हैं। दुनिया गोल है और चट्टानों का सफर भी गोल है। कोई भी चट्टान किसी भी दूसरी चट्टान में बदल सकती है। प्रकृति का ही अपना रिसाइकलिंग प्लांट है जो कभी बंद नहीं होता। इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं, मान लीजिए सतह पर कोई बहुत पुरानी मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री चट्टान मौजूद है। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दबने लगती है, जिसे विज्ञान में सबडक्शन कहते हैं, तो वो ऊपरी चट्टान भी उस प्लेट के साथ साथ पृथ्वी की गहराइयों में वापस चली जाती है। ओहो, वो फिर से अंदर चली गई। जी, वहां फिर से वही भयंकर गर्मी और मैग्मा है। वो चट्टान पिघल जाती है और वापस मैग्मा बन जाती है। अब जब वो मैग्मा फिर से किसी ज्वालामुखी के जरिए बाहर आएगा तो क्या बनेगा? वो फिर से एक फ्रेश इग्नियस चट्टान बन जाएगा। यानी जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई। इसी तरह मेटामॉर्फिक चट्टानें भी टूटकर हवा पानी के जरिए बहकर नई सेडिमेंट्री चट्टानें बना सकती हैं। इग्नियस चट्टानें भी सीधे दबाव सहकर मेटामॉर्फिक बन सकती हैं। ये एक अंतहीन चक्र है जो पृथ्वी के बनने के समय से लगातार चल रहा है। इस साइकिल को समझने के साथ साथ हमारे नोट्स में एक बहुत ही तकनीकी लेकिन काम की बात पर भी जोर दिया गया है, जो चट्टानों की रासायनिक प्रकृति से जुड़ी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि चट्टानें मुख्य रूप से दो तरह के लावे से बनती हैं, एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय। हाँ, ये बहुत ही रोचक हिस्सा है। जो चट्टानें एसिडिक लावे से बनती हैं उनमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सिलिका ज्यादा होने की वजह से ये लावा बहुत गाढ़ा होता है, बहुत हाई होती है। अब क्योंकि ये गाढ़ा है, इसलिए ज्वालामुखी से निकलने के बाद ये पानी की तरह दूर तक बह नहीं पाता। ये वहीं आसपास इकट्ठा होकर जम जाता है और ऊंचे मोटे आकार ले लेता है। बिल्कुल। इन एसिडिक चट्टानों की प्रकृति को फेल्सिक कहा जाता है। ये शब्द दो चीजों से मिलकर बना है, फेल्सपार जो कि एक खनिज है और सिलिका। दूसरी तरफ जो चट्टानें बेसिक लावे से बनती हैं, उनकी प्रकृति बिल्कुल उल्टी होती है। इन्हें मैफिक कहा जाता है, जो मैग्नीशियम और आयरन यानी लोहे से मिलकर बना है। इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो ये पतला होता होगा? जी, सिलिका कम होने के कारण ये लावा बहुत पतला होता है और जब ये ज्वालामुखी से निकलता है तो बहुत दूर तक बहकर एक चादर की तरह फैल जाता है। दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू इसी तरह के बसाल्टिक लावे के फैलने से बना है।
और इन नोट्स में इस एसिडिक, फेल्सिक और बेसिक मैफिक को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। हाँ, वो राइमिंग वाली ट्रिक। जी, बस शब्दों की राइमिंग या उनके तुकांत पर ध्यान देना है। एसिडिक शब्द राइम करता है फेल्सिक के साथ। जी जी। और बेसिक शब्द राइम करता है मैफिक के साथ। ये वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है इसे याद रखने का। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक बड़े कैनवस पर देखें तो ये साफ हो जाता है कि चट्टानें सिर्फ बेजान पत्थर नहीं है, वो पृथ्वी की एक तरह की मेमोरी ड्राइव है। प्राइमरी लावे के खौलते हुए इतिहास से लेकर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों में दबे उन करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों तक, और फिर पृथ्वी के अंदर के भयंकर दबाव से गुजरकर एक खूबसूरत संगमरमर में बदलने तक का यह सफर पृथ्वी की जीवंतता का सबूत है। बिल्कुल। और चट्टानों को समझना सिर्फ भूगोल के इम्तिहान पास करने के लिए जरूरी नहीं है, ये हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देता है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जो इमारतें हम बना रहे हैं, वो सब इसी करोड़ों सालों की रॉक साइकिल का नतीजा है। सही कहा। आज जब हम किसी पत्थर को देखेंगे तो शायद उसमें छिपी उस आग और उस पानी के सफर को महसूस कर पाएंगे, और शायद ये भी सोच पाएंगे कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भविष्य के भूविज्ञान को कैसे प्रभावित करेगा। अरे इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। बताइए। ये कुछ ऐसा है जिसपे सोचने में मजा भी आएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी। हमने भी रॉक साइकिल की बात की, हमने देखा कि प्रकृति लाखों वर्षों में खुद को कैसे रिसाइकिल करती है। ऐसे में आज के दौर में जो कंक्रीट, सीमेंट, डामर, प्लास्टिक और स्टील के बड़े बड़े शहर हम इंसान बना रहे हैं, क्या लाखों साल बाद जब ये सब मिट्टी में दब जाएंगे तो आने वाले भविष्य के भूवैज्ञानिकों के लिए ये कंक्रीट के जंगल एक बिल्कुल नए प्रकार की सेडिमेंट्री चट्टान में बदल चुके होंगे। ओहो। क्या हमारी ये इमारतें और हमारा ये प्लास्टिक भविष्य की रॉक साइकिल में जाकर किसी नए तरह के मेटामॉर्फिक पत्थर का रूप ले लेगा? आज से लाख साल बाद पृथ्वी की वो चट्टानी परत हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा हमारे सुनने वाले। बहुत ही गहरा सवाल है। भविष्य का भूविज्ञान शायद आज के हमारे शहरों को एक अलग ही तरह के जीवाश्म की तरह पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ चट्टानों और पृथ्वी के इतिहास के इस शानदार सफर को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है अगली बार जब कोई पत्थर आपके पैर से टकराएगा तो आप उसमें छुपी इस करोड़ों सालों की कहानी को जरूर याद करेंगे। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।